डॉक्टर स्टोन सीजन 3 एपिसोड 4 में हमें सुइका दिखाई जाती है। वो बोलती है, कौन है वो मिस्टीरियस पर्सन जो बात कर रहा था। रूडी चैन बोलती है, लगता है ये दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल है जो ओशन के पार रहते हैं। फिर हमें ताइजू दिखाया जाता है। वो बोलता है, ये सोचकर हम इसका हल तो नहीं निकाल सकते, चलो हम अपना काम करते हैं। ये वाईमैन को ढूंढना सेंको और उसकी टीम पर छोड़ देते हैं। सभी अपने काम में लग जाते हैं। फिर हमें कोहाकू दिखाई जाती है। वे बोलती है, जैसे बहुत सारे शेफ खाने को बिगाड़ देते हैं, वैसे ही ज्यादा लोग यहाँ पर आकर अपने काम से दूर हट जाएंगे। ये वाईमैन को ढूंढने का काम हम 5 क्लेवर लोग इन किंगडम ऑफ साइंस पर छोड़ देते हैं, जो कि है यूकी, रियोसाई, सेंकू, जेन और क्रोम। पर रुको, मैं क्रोम के बारे में श्योर नहीं हूँ। वो स्मार्ट तो है पर उलझा हुआ रहता है। तभी क्रोम चिल्लाकर कहता है, मैं उलझा हुआ नहीं रहता। फिर सीन किंगडम ऑफ साइंस पर शिफ्ट होता है। यूकी बोलता है, तो चलो अब तक जो हुआ है उसे देखते हैं। एक दिन एक अदृश्य लाइट प्लेनेट अर्थ को कवर करती है और सब लोग स्टोन में बदल जाते हैं। फिर 3700 सालों के बाद सेंकू वो पहला इंसान होता है जो स्टोन से नॉर्मल होता है। तभी रियोसाई बोलता है, मुझे तो लगता है इसके पीछे वाईमैन होगा, पर उसका 3700 साल जिंदा रहना इम्पॉसिबल है अनलेस उसने अपने आप को भी हमारे साथ स्टोन में बदला। तभी क्रोम कहता है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वाईमैन हमारा एनिमी है? ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी हमारे साइड पर हो। फिर जेन बोलता है, ऐसा है तो उसने हमारे साथ मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी यूकी बोलता है, एक अनआइडेंटिफाइड एनिमी जो कि कहाँ भी हो सकता है और कहीं से भी अटैक कर सकता है, ये बहुत ब्रूटल होगा। तभी सेंकू बोलता है, यही तो, हम इसे साइंस की नजर से देखेंगे। फिर हमें एक कोनिकल फ्लास्क दिखाया जाता है। तभी कोहाकू बोलती है, क्या हम इससे एनिमी को ढूंढेंगे? जेन बोलता है, नहीं इससे नहीं। तभी सेंकू बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है पावर टीम। हम सेफराइट का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्रोम को केव्स ऑफ ट्रेजर में मिले थे। तभी ताइजो और मैग्मा उसे कूट कर पाउडर कर देता है। फिर सेंकू उसे डिसॉल्व करता है वाटर में और फ्लास्क में डाल देता है। वो उस ग्लास से चिपक जाते हैं। तभी केकाशी कहता है, बेसिकली हम एक जायंट वैक्यूम ट्यूब बना रहे हैं इस क्लोनिकल फ्लास्क से। साइड में खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सेंकू क्या कर रहा है। सेंकू उसे ऑन करता है। तभी एक इलेक्ट्रोड एक्सेलरेट होता है और वो हीट एमिट करने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम जीपीएस डिस्प्ले के सामने आ जाती है। तभी जेन बोलता है, ये तो डॉट जैसा लग रहा है। तभी सेंकू बोलता है, जो प्रिसाइज रैप पर लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम जाती है, वैसे ही वो इमेज बनाती है। तो चलो क्रिस्टल की पावर को यूज करते हैं। क्रिस्टल के पास एक लीजिट मैजिक पावर होती है और जो इलेक्ट्रोड बीम पास कर रही है वो एक परफेक्ट ऑफ बनाती है। वहाँ खड़े लोग बोलते हैं, क्रिस्टल तो जादू ही निकला। तभी वो इलेक्ट्रोड बीम ऊपर नीचे होती है। यूकी बोलता है, मैं एक सोनार ऑपरेटर हूँ, हम इससे एनिमी को ढूंढने में। तभी रियोसाई बोलता है, रेडार, ये तो रेडार है। तभी सब लोग वही जाते हैं जहाँ उनका सिग्नल वाईमैन ने ट्रेस किया था। इस बार उन्हें उनके बोट के नीचे बहुत अमाउंट में मछलियाँ मिलती हैं। रियोसाई उन सबको पकड़ता है और गांव लेकर आता है। अब उनके पास सोनार और रेडार भी आ गया है। फिर फ्रांसोइस उन मछलियों से स्वादिष्ट खाना बनाती है। कोहाकू सोनार को देखते हुए बोलती है, अच्छा तो इससे हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तभी रियोसाई बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, भले रात हो या दिन हो, हम इससे चीजों के आर पार भी देख सकते हैं। तभी हाउसी जेनरो बोलता है, अच्छा एक बात पूछूं, क्या हम इसे कपड़ों के आर पार देख सकते हैं? क्रोम ने सुस फेस बनाया होता है। जिद्रो बोलता है, क्रोम भी यही सोच रहा है। फिर हमें सेंकू और यूकी दिखता है। सेंकू बोलता है, तो तुम्हारी इस पर क्या कहना है, फील्ड के एक्सपर्ट? तभी यूकी बोलता है, सबसे बड़ा इश्यू रेडार आउटपुट है। अगर हमें शिप को पानी में उतारना है तो हमें बड़े और ह्यूज इंजन की जरूरत होगी। इस पर सेंकू बोलता है, तुम टेंशन मत लो, हमें इसे चलाने के लिए बैटरी से भी कुछ ज्यादा चाहिए होगा, एक क्रेजी अमाउंट में स्टील एंड ऑयल। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्रोम दिखता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। वो रेडार को चालू करके स्टोन्स के बीच लाता है। रेडार सिग्नल देता है। फिर वो भागते हुए जंगल में जाता है जहाँ पर उसे पहली बार वो स्टोन्स मिले थे। वो एक गुफा में एंटर करता है और वहाँ रेडार को ऑन कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे सिग्नल नहीं मिलता। गुफा में एक क्रैक होता है जहाँ बीम थोड़ी ऊपर नीचे होती है। क्रोम उसे नीचे रस्सी से बांधकर फेंकता है। नीचे जाते ही उसे बहुत सारा सिग्नल मिलता है और वो जल्दी सेंकू को कॉल कर वहाँ बुलाता है। सेंकू वहाँ आता है और आकर बोलता है, क्रोम तुमने आयरन डिपोजिट ढूंढ लिया है। सब बहुत खुश होते हैं इस डिस्कवरी से, पर वहाँ एक दिक्कत आती है। उसे इशिकामी विलेज ले जाने के लिए बहुत एनर्जी लग रही होती है। सेंकू बोलता है, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है इंडस्ट्रियल एज की।
तभी क्रोम बोलता है पर हम इसे लेके कैसे जाएंगे। तभी कोहाकू बोलती है ये बड़े रॉक्स कैरी करना बहुत मुश्किल होगा। सेंकू को एक आइडिया आती है और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गुफा के बाहर आता है। तभी कोहाकू सेंकू से पूछती है अब किंगडम ऑफ साइंस क्या करने वाला है। सेंकू कोहाकू से कहता है हम एक क्रेजी फैंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जेन और यूकी रॉक्स लेकर ऊबड़ गाबड़ रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें आगे पावर टीम दिखती है जो कि रोड बना रही होती है। वो लोग ऑयल से टार रोड बना रहे होते हैं जिससे गाड़ी चलाना सिंपल हो जाता है। जेन गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ हमें गिनरो दिखता है। गिनरो बोलता है ऑलराइट, यहाँ से आप ये हम पर यानी पीपल ऑफ वाटर पर छोड़ सकते हो। तभी रियोसाई बोलता है अभी तक जापान के नैरो आइलैंड का सिर्फ एक इंसान रहा है जिसका नाम नानामे कोलामेरेट है जो कि किंग ऑफ शिपिंग कंपनीज है। नेक्स्ट सीन में हमें रियोसाई और जेन दिखता है। रियोसाई बोलता है हमें एक लीडर की जरूरत होगी जो कि हम में से बेस्ट निकाले। फिर वो नानामे के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए हमें नानामे की जरूरत होगी। दूसरी तरफ सेंकू ने गुफा के अंदर रॉक्स को बाहर निकालने के लिए माइन कार्ड बना लिया होता है। तभी क्रोम बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता पेट्रिफिकेशन के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं वाईमैन। और एपिसोड यही खत्म होता है। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तो मैं आपको फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।